हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो हमने 20,000 एमसीक्यू सीरीज जो स्टार्ट की हुई है आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल है, आपको बहुत पसंद आ रही होगी। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट जो है 150th क्वेश्चन जो था कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करेंगे उससे आगे 151st क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। चलिए देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। आपसे वो कह रहा है द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। आपसे कह रहा है पूंजी की सीमांत क्षमता होती है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ प्रॉफिट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड। देखिए, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपसे पूछा है वो कैपिटल। कैपिटल का आपको मतलब पता है वो क्या होता है। कैपिटल है हमारी जहाँ पे हमने पैसा जो है अपना लगाया है, मतलब इन्वेस्टमेंट की बात होगी वहां पे। प्लस वो आपसे कह रहा है मार्जिनल एफिशिएंसी। मार्जिनल एफिशिएंसी का मतलब है कहीं नई जगह पे कुछ पैसा लगाया है, वहां से हमें क्या रेट ऑफ रिटर्न आएगा, वो जो है आपका बन जाएगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इतनी चीज क्लियर है। चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसकी। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, वो नेट रेट ऑफ रिटर्न है जो कि एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग अपनी एडिशनल कैपिटल से। चलिए अगला देखेंगे फटाफट से। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बीइंग ग्रेटर देन वन द कमोडिटी मस्ट बी। जब मांग की आय लोच एक से अधिक होती है तो वस्तु आवश्यक रूप से किस प्रकार की होगी। आपके पास ऑप्शंस है, नेसेसिटी होगी आपकी, वो लग्जरी होगी, इंफीरियर गुड होगा, या नन ऑफ दीज। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बीइंग ग्रेटर देन वन। इलास्टिसिटी का मतलब आपको पता है कि जरा सा चेंज किसी भी चीज में जो है उसका हमारी डिमांड पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ना। अब यहाँ पे बात है इनकम इलास्टिसिटी की। हमारी इनकम अगर बढ़ रही है तो उससे ऑटोमेटिकली हमारी किस चीज की डिमांड बढ़ेगी। जब हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम लोगों का ध्यान जो है नेसेसिटी से हटकर लग्जूरियस आइटम्स के ऊपर ज्यादा जाने लगता है। हम लोग जो महंगी चीजें होती हैं वो ज्यादा खरीदने लगते हैं, क्योंकि कम इनकम में भी नेसेसिटीज तो हम लोग खरीदते ही हैं लेकिन लग्जरी आइटम्स नहीं खरीद पाते हैं। तो जैसे ही हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन हो जाती है, मतलब हमारी इनकम बढ़ गई है, वैसे ही जो एक आम इंसान होता है वो लग्जरी आइटम्स की तरफ ज्यादा खरीदारी में पहुंच जाता है। चलिए देखिए, वही वही सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है कि लग्जरी आइटम्स वो रिप्रेजेंट करती है जो कि रिप्रेजेंट नॉर्मल गुड्स एसोसिएटेड विद इनकम इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन। इतनी चीज क्लियर है। चलिए अगला देखेंगे। when there is change in demand leading to a shift of demand curve to the right at the same price as before, the quantity demanded will, options है आपके पास, decrease, increase, remain the same या contract। आपको बताना है कि अगर डिमांड में कोई चेंज आया है, जो हमारी डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर गई और प्राइस सेम है। देखिए सीधी सी बात है, अगर मेरे पास ये मेरी पहली डिमांड कर्व थी वो राइट की तरफ शिफ्ट कर गई है तो सीधी सी बात है जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो बढ़ चुकी होगी। अगर वो पीछे की तरफ गई होगी तो डिमांड कम हो गई होगी। अगर मुझे बेसिक इकोनॉमिक्स भी नहीं आती है लेकिन मुझे इतनी चीज तो क्लियर समझ होगी, राइट की तरफ कोई चीज जाती है तो मतलब वो बढ़ रही है। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। वही जो चीज मैं आपको समझा रही थी कि जब हमारी डिमांड का प्राइस हमारी सेम है, डिमांड हमारी जो है राइट की तरफ शिफ्ट कर गई है तो मतलब हमारी डिमांड जो है वो बढ़ गई है। चलिए अगला देखेंगे। व्हेन वेरी लेस मनी इज चेजिंग टू मैनी गुड्स। जब कम पैसा है लेकिन बहुत ज्यादा गुड्स की तरफ जा रहा है तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी आई थिंक कराया है कि वहां पे क्वेश्चन उल्टा था। वहां पे हम बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन गुड्स कम है, तो वहां पे क्या सिचुएशन थी, वहां पे इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पैसा कम है लेकिन गुड्स ज्यादा है, तो यहाँ पर बात जो आती है वो हमारी डिफ्लेशन की आ जाती है। इतनी चीज क्लियर है। चलिए अगला देखेंगे। What does a leasing company provide? लीजिंग अथवा पट्टा कंपनी क्या प्रदान करती है। लीजिंग कंपनी का मतलब होता है वो कंपनीज जो हमें किसी भी तरीके की गुड्स या सर्विसेज जो है हायर पे देती है, मतलब रेंट पर दे देती है किसी तरीके से, हमें उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। वो हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उनका वो प्रोडक्ट ले लेते हैं कि हम अभी इसको यूज करेंगे, जब हमारा काम खत्म हो जाएगा हम आपको इसको वापस कर देंगे। तो ये काम कौन करता है, वो लीजिंग कंपनी ये सारे काम करती है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। मशीनरी एंड कैपिटल इक्विपमेंट ऑन हायर, लीगल गाइडेंस इन एस्टेब्लिशिंग एन एंटरप्राइज,
ऑफिस अकोमोडेशन ऑन हायर, टेक्निकल कंसल्टेंसी एंड एक्सपर्ट्स फॉर अ फ्री। हमारा ऑप्शन ए जो बिल्कुल करेक्ट है। लीजिंग कंपनी क्या प्रोवाइड करती है हमें? मशीनरी और कभी कभी कैपिटल इक्विपमेंट्स भी जो है हमें हायर पे प्रोवाइड करती है। जो चीजें आपको यहाँ पता होनी चाहिए लीजिंग कंपनी के लीजिंग टर्म के बारे में, वो ये है कि लीजिंग कंपनी सबसे पहले क्या प्रोवाइड करती है हमें? फिजिकल एसेट या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। किसको? अपने कमर्शियल क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है या इंडिविजुअल्स को। कितनी देर के लिए? फॉर एन एस्टैब्लिश पीरियड ऑफ टाइम। वो जो है डिपेंड करता है आपका लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का है। प्लस जो चीज आपको पता होना चाहिए यहाँ पे है, एक टर्म लेसी और एक टर्म है लेसर। लेसी वो पर्सन होता है या वो इंडिविजुअल होता है या वो कंपनी होती है जो गुड्स या सर्विसेज जो है, एसेट्स या सर्विसेज को रिसीव करती है, ठीक है, उसके बदले में पैसा प्रोवाइड करती है, मनी देती है उसके बदले में। और लेसर वो उस पर्टिकुलर गुड या सर्विसेज का ओनर होता है। इतनी चीज क्लियर है? चलिए अगला देखेंगे। A tax is characterized by horizontal equity if its liability is। एक टैक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल इक्विटी कब कहते हैं? ऑप्शंस हैं प्रोपोर्शनल टू द इनकम ऑफ टैक्स पेयर्स, सिमिलर फॉर टैक्स पेयर्स इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंडिचर ऑफ टैक्स पेयर्स, या द सेम फॉर एवरी टैक्स पेयर। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल का मतलब तो पता होगा। हॉरिजॉन्टल होता है इस तरीके से और वर्टिकल होता है इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल मतलब एक स्लीपिंग लाइन जो होती है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे हर पर्सन कोई भी होगा वो सेम कंडीशन में होगा, सेम सिचुएशन में होगा, सेम सर्कमस्टांसेस में होगा। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल इक्विटी में जो लाइबिलिटी रहेगी वो किस हिसाब से रहेगी? सिमिलर रहेगी हर टैक्स पेयर्स के लिए, सिमिलर सर्कमस्टांसेस में। जो हमारी वर्टिकल इक्विटी आ जाती है मतलब इस तरीके से, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन जो है फर्स्ट पोजीशन पे है और कोई लास्ट पोजीशन पे, मतलब कोई इनिशियल पोजीशन पे टॉप पे है और कोई बॉटम पे है, तो उनमें ऑटोमेटिकली जो टैक्स पेइंग कैपेसिटी होगी सेम नहीं होगी। तो वहां पे हम लोग बात करते हैं वर्टिकल इक्विटी की। यहाँ पे बात हुई हॉरिजॉन्टल की, मतलब हर कोई इंसान जो है सेम पोजीशन पर है। चलिए वही एक्सप्लेनेशन यहाँ है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो इक्विटी है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, वो दो तरीके की होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, वही सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करा दी है आपके लिए। हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या बताती है कि इट इज फेयर फॉर पीपल ऑफ इक्वल एबिलिटी टू पे सेम अमाउंट इन टैक्सेस। और वहीं पे आपका जो वर्टिकल इक्विटी है वो आपको बताता है दैट पीपल हु हैव हायर एबिलिटी टू पे more than those who have a lower ability to pay as long as increase in tax level is considered to be responsible। चीज क्लियर है इतनी? चलिए अगला देखेंगे। यूएसपी बहुत ही पॉपुलर टर्म है हमारी मार्केटिंग का। यूएसपी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि डोमिनोज की एक यूएसपी क्या है कि वो 30 घंटे में और 30 मिनट में हमें गरम पिज्जा जो है डिलीवर कर देते हैं। अगर वो 30 मिनट में नहीं आता है तो हमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। इतना हमें पता है। तो वो क्या है उसकी? वो उसकी एक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है उसका। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एक और एग्जांपल दे देती हूँ, हेड एंड शोल्डर की बात करते हैं। हेड एंड शोल्डर में वो क्या कहते हैं, हमें सुनते ही हमें पता चलता है कि वो डैंड्रफ के लिए काम करता है। तो ये सब क्या है? ये उनकी एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, उनको बाकी प्रोडक्ट से वो अलग करता है। इतनी चीज क्लियर है? चलिए सेम चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई है। चलिए अगला देखेंगे फटाफट से। पहले फटाफट से इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है लोग इसका बेनिफिट उठा सके। जल्दी करिए। चलिए अगला देखेंगे। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व इज नोन एज। हमने पहले क्या बात की थी कि डिमांड कर्व में मूवमेंट है, किस वजह से? क्योंकि वहां पे प्राइस में फर्क था। ठीक है, यहाँ पे जो है डिमांड कर्व सेम है, हमें बताना है कि अगर सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं। पहली वाली में शिफ्ट था लेकिन हम उसको इंक्रीज डिक्रीज के टर्म में बोल रहे थे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डिमांड कर्व सेम है, उसकी मूवमेंट जो उसके अलोंग है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, वेरी सिंपल, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मांग का विस्तार तथा संकुचन जो होता है उसको बोलते हैं जब सेम डिमांड कर्व पे हमारी मूवमेंट होती है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए डिमांड कर्व सेम है लेकिन जो हमारी डिमांड है वो कभी ऊपर की तरफ जा रही है, कभी नीचे की तरफ जा रही है। और इसका रीजन क्या है कि कभी प्राइस ऊपर जा रहा है, कभी प्राइस नीचे जा रहा है। इस वजह से जो हमारी डिमांड में कहीं ना कहीं शिफ्ट आ रहा है। इतनी चीज क्लियर है? चलिए अगला देखेंगे। सेज लॉ ऑफ मार्केट होल्ड्स दैट। से का बाजार नियम बताता है कि
सप्लाई इज नॉट इक्वल टू डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, या सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। अगर आप सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में मैंने आपसे कुछ उल्टा करके पूछा था, मैंने आपको स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, आपको वहां पे बताना था कि ये स्टेटमेंट किसने कही है। यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन उल्टा करके दे दिया है, सेज लॉ ऑफ मार्केट बताता है क्या, तो वो क्या बताता है कि सप्लाई जो है अपनी डिमांड खुद से क्रिएट करता है, ठीक है। अगर सप्लाई किसी चीज की हो गई है तो वहां पे डिमांड ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये किसने बोला था, जेबी से का ये स्टेटमेंट था। चलिए, उसने हमें बोला था स्टेट्स दैट एग्रीगेट प्रोडक्शन नेसेसरली प्रोसीड्स एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अगर प्रोडक्शन हो गई है तो उसकी डिमांड भी अपने आप अराइज हो जाएगी, ये जेबीसी ने स्टेटमेंट दी थी। चलिए, इफ एन इंडस्ट्री इज करेक्टराइज्ड बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है यहाँ पे टर्म। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलती है कि लॉन्ग रन में अगर हम बात करें, हम लोग जितना ज्यादा प्रोड्यूस करते रहेंगे, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट होगी वो ऑटोमेटिकली फॉल होती रहेगी। हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो धीरे धीरे जो है वो गिरती रहेगी, ठीक है। ये बोलता है हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। चलिए ऑप्शन देखेंगे। बैरियर्स टू एंट्री आर नॉट वेरी लार्ज, लॉन्ग run unit cost of production decreases as the quantity the firm produces increases, capital requirement are small due to efficiency of large scale operation, the costs of entry into the market are likely to be substantial। मैंने आपको बता दिया है इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है जब लॉन्ग रन में हमारा यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का खर्चा हमारा कम होता रहता है, जैसे जैसे हम लोग उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को बढ़ाते रहते हैं, वैसे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होता रहता है। चलिए, यहाँ पे वो चीज एक्सप्लेन कर दी गई है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग बात करते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, कॉस्ट एडवांटेजेस होता है एंटरप्राइज को, वो कब मिलता है, विद द कॉस्ट जो है, कॉस्ट पर यूनिट जो है उनकी आउटपुट डिक्रीज होती रहती है विद इंक्रीजिंग स्केल। यहाँ पे देखिए ये कॉस्ट कर्व है। इनिशियली जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी कॉस्ट जो होती है, हमें पता है कि हमारी ज्यादा होती है, टॉप पे होती है उस टाइम पे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट कहीं पे भी जनरेशन नहीं हुई, स्टार्ट हुई होती। पर जैसे जैसे हम लोग प्रोड्यूस करते रहते हैं, जैसे जैसे हम लोग प्रोड्यूस करते रहते हैं, हमारी कॉस्ट जो है कम आने लग जाती है। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखिए ग्रेजुअली जो है सबका एक ऑब्सोलीट पॉइंट आता है, तो वो ग्रेजुअली लेटर ऑन, बहुत लॉन्ग टर्म के बाद वो भी बढ़ने दोबारा शुरू हो जाती है, पर वो बात की बात है। यहाँ पे पूछा गया है सिर्फ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। चलिए अगला देखेंगे, द थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो किसकी बात करता है। अगर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, देन हमारी इनकम एंड वेल्थ। ये तीन चीजों की बात होती है जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो ऑप्शन है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, या इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो जो हमारी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें क्या बताती है, इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 161। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जो मैंने आपको अभी कहा कि इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, एक तरीका जिसमें हम लोग जो अपना टोटल आउटपुट, इनकम और वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसमें, अमंग इंडिविजुअल्स एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलिए, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से होता है, डिफ्लेशनरी कंडीशंस, हेवी इंडस्ट्री बायस, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, या इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी की वजह से। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, देखिए अगर मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास वो कैपेसिटी जो रिक्वायर्ड है वो नहीं होगी, लेकिन मुझे फिर भी वहां पे हायर किया जाता है, तो वो गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जब हमारी जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती है वो हमारी जो स्किल्स मैं पोजेस कर रही हूँ उसमें मैच नहीं हो, मिसमैच हो द स्किल्स रिक्वायर्ड और जो स्किल्स मेरे पास है, तो वो क्या होती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। उसकी वजह से, उस सिचुएशन की वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है।
चलिए देख लीजिए, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट caused by a mismatch between the skills that a worker in the economy can offer and the skills demanded of workers by employers. स्किल गैप होता है बेसिकली कि जो रिक्वायरमेंट है और जो वर्कर के पास होगा, इन दोनों में जो गैप होगा दैट इज स्किल गैप, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए क्विक रिवीजन है आपका, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट किसका पार्ट होता है? हम लोग ऑलरेडी ये कर चुके हैं। स्ट्रक्चरल इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है वो पार्ट है ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट का। ये क्विक रिवीजन है आपको, अगर नहीं आता है इसका मतलब यू नीड टू वॉच ऑल द वीडियोस अगेन, मतलब आपने कहीं पे कमी रखी है अपने रिवीजन में। चलिए सेम एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। द मेजर एम ऑफ डीवैल्यूएशन इज टू, अवमूल्यन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शंस देखेंगे, encourage imports, encourage exports, encourage both exports and imports, या discourage both exports and imports। डीवैल्यूएशन करने का मेन रीजन क्या होता है? ताकि हम लोग जो है एक्सपोर्ट्स को इनकरेज कर सके डीवैल्यूएशन से। चलिए डीवैल्यूएशन आपको पता है क्या है? जब हमारी ऑफिशियल लोअरिंग ऑफ वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी विद इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है? तो ये है हमारा डीवैल्यूएशन, जब हमारी करेंसी जो हमारी रुपी की वैल्यू है अगर वो कम हो जाए तो वो क्या होगी? डीवैल्यूएशन होती है। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल नहीं है तो वो कौन सा है? बहुत सिंपल है, वो है एक्सपेंडिचर टैक्स, क्योंकि वो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। बाकी सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो घूम फिरा के हम जो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं उसी में ही इनकी वैल्यूज जो होती है वो जुड़ जाती है, ठीक है? और उसका इवेंचुअल भार जो होता है वो कंज्यूमर को ही उठाना पड़ता है। चलिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? उसमें जो गवर्नमेंट है और जो इवेंचुअल पेयर होता है टैक्स का, उनमें कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। पहली बात तो जो इवेंचुअल बर्डन होता है, जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है, वो किसी और पे भार होता है, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब मैंने कोई चीज है कंज्यूम की तो मैंने उसका डायरेक्ट टैक्स नहीं पे किया होता, वो मेरी प्रोडक्ट के प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, वहां पे जो है वो भार इवेंचुअली मुझे पे करना पड़ा, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो बात है एक्सपेंडिचर टैक्स, वो क्या होता है? हमारा एक डायरेक्ट टैक्स होता है। कितनी चीज क्लियर है? चलिए इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होती है? क्विक रिविजन है ये, किसके बराबर होती है? ग्रॉस टोटल ऑफ ऑल कैपिटल एसेट्स, माइनस करेंगे इसमें से वेयर एंड टेयर को, तो ये हो जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट। जो हमने निवेश किया है वो किसके बराबर होता है? टूट फूट को घटा कर सभी पूंजी संपत्तियों का सकल जोड़। चलिए वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे पास जो मार्केट में दो तरीके की कंपटीशन एग्जिस्ट करती हैं, वो है परफेक्ट कंपटीशन या इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? हमारे पास नंबर ऑफ बायर्स होते हैं एंड नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट होता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो बेसिकली प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, वो प्राइस मेकर नहीं होते। प्राइस मेकर सिर्फ मोनोपोली में होता है क्योंकि वो सोल प्रोड्यूसर होता है, तो सारा कंट्रोल उसके हाथ में है। परफेक्ट नाम से पता चल रहा है कोई कंपटीशन इसमें ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि सबको वही प्राइस जो है चार्ज करना पड़ता है जो उनकी हायर इंडस्ट्रीज जो है वो सेट करके रखती है, इसलिए वो उनको बोलते हैं कि प्राइस टेकर होते हैं इसलिए, और वो ऑल्सो वो होमोजेनियस प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए ऑप्शंस देखेंगे। वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है परफेक्ट कंपटीशन में, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्राइजेस नहीं हो सकता है, मेनी सेलर्स तो जरूर है लेकिन फ्यू बायर्स नहीं हो सकते हैं, इसमें ओनली वन प्राइस फॉर आइडेंटिकल गुड्स एट एनी वन टाइम, किसी एक समय पर वो लोग एक ही प्राइस चार्ज करते हैं फॉर आइडेंटिकल गुड्स। चलिए यहाँ पे वही सेम एक्सप्लेनेशन दी है, देख लेते हैं एक बार। पॉइंट्स हैं आपके पास, एसेंशियल फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के। नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं, जो कमोडिटी सोल्ड या बॉट की जाती है वो होमोजेनियस होती है, होमोजेनियस मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। उसके बाद जो फर्म में एग्जिट और एंट्री होती है वो फ्री होती है, कोई रोक टोक यहाँ पे नहीं होती है। चलिए ये होता है जहाँ पे प्राइस जो है फर्म्स सेट करती हैं, जहाँ पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट जो होती है वो हमारे प्राइस के बिल्कुल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाती है। चलिए
इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है, मैं अभी आपको समझाकर हटी हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर क्या अर्थ है, जहां पर गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन, कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है। जब हम लोग अपना इनकम टैक्स पे करते हैं तो हम लोग जो अपना टैक्स है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। कोई भी मिडिल मैन नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई भी बीच में नहीं है, हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट से डील करते हैं उसमें। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो टैक्स पेयर है और गवर्नमेंट है, उसमें कोई भी डायरेक्ट डीलिंग नहीं होती है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। चलिए अगला देखेंगे। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज हार्ड टू स्प्रेड बिकॉज, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जो है वो मुश्किल है स्प्रेड करनी, क्यों, उसका रीजन है, ऑप्शंस है, इट हैज टू बी अडॉप्टेड टू लोकल कंडीशंस, बिल्कुल सही है ये। रूरल पीपल मे नॉट बी रिसेप्टिव, बिल्कुल सही है। फार्मर्स आर अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट ऑन लैंड फॉर फियर ऑफ फेलियर, बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जो है वो स्प्रेड करनी क्यों मुश्किल है, सबसे पहले तो दिक्कत ही वहाँ पे ये है क्योंकि वो रूरल एरियाज में, तो गाँव में ज्यादातर लैंड्स होती हैं, तो वहाँ पे लोग जो होते हैं सबसे पहले रिसेप्टिव नहीं होते हैं, कोई नई चीज को अडॉप्ट करने से डरते हैं। प्लस फार्मर्स जो हैं उनके पास लिमिटेड लैंड्स होती हैं, आपको पता है लैंड स्केर्स हैं, तो उनको बड़ा डर लगता है कि अगर हमने अपने इसके साथ कोई दिक्कत छेड़छाड़ की अपनी लैंड के साथ, तो इन फ्यूचर हमें वो उपजाऊ रहे या ना रहे, इसीलिए भी वो लोग जो है वो बहुत डरते हैं। इसीलिए जो है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी स्प्रेड करना बहुत मुश्किल है। चलिए, विच कर्व शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट में इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब उल्टा रिलेशनशिप। कहने का मतलब है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारी वो इंक्रीज करेगी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, उसकी वजह से जो हमारी इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज करेगी। ये इनवर्स रिलेशन जो होता है, मतलब अगर एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज घटेगी, ये इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं इसको। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप जो है इनमें से कौन सी कर्व जो है बताती है, सप्लाई कर्व, इंडिफरेंस कर्व, आईएस कर्व या फिलिप्स कर्व। तो ये कौन सी कर्व बताती है, वो बताती है हमारी फिलिप्स कर्व। इसके हिसाब से वो कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ेगी तो हमारी इन्फ्लेशन जो है घटेगी। वो क्यों घटेगी, देखिए सीधी सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो वो सामान खरीद नहीं पाएंगे, सामान ना खरीदने की वजह से ऑटोमेटिकली जो है डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी लोग खरीदेंगे ही नहीं, सप्लाई बढ़ती रहेगी, उस वजह से हमारी जो है प्राइजेस को कम करना पड़ेगा, जिससे ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन जो है कम हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। चलिए आपको एक बार कर्व भी दिखा देते हैं, ये होती है फिलिप्स कर्व, कि जहां पर हमारी इन्फ्लेशन ज्यादा होती रहेगी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होती रहेगी, या वाइस वर्सा बेसिकली रिलेशनशिप है इसमें, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन भी जो है बढ़ती रहेगी, वाइस वर्सा रिलेशनशिप है दोनों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली अप्रोक्सीमेट्स आर डेफिनेशन ऑफ ओलिगोपोली। दो तरीके की कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन हम लोग एक्सप्लेन मैं आपको कर चुकी हूँ। इम्परफेक्ट में तीन तरीके की होती हैं। सबसे पहला है आपके पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देन मोनोपोली एंड देन ओलिगोपोली। ओलिगोपोली कैसे बनता है, देखिए अगर एक प्रोड्यूसर है तो हमें पता है वो कौन होता है, मोनोपोली होती है। अगर दो फर्म्स है, बेसिकली दो प्रोड्यूसर्स हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डुओपोली बोलते हैं। अगर मोर देन टू होगी, टू या थ्री, या टू तो नहीं होगी, टू में तो डुओपोली हो जाएगी, थ्री या फोर या फाइव, ऐसे मतलब फर्म्स बढ़ती रहेंगी, वहां पे आ जाता है हमारा ओलिगोपोली, वहां पे आ जाता है हमारा। चलिए आपको बताना है कि ओलिगोपोली की डेफिनेशन जो है, ओलिगोपोली में क्या है, फ्यू सेलर्स होते हैं, बेसिकली ज्यादा नहीं होते, फ्यू सेलर्स होते हैं, लेकिन बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं, और हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनमें ज्यादा कंपटीशन नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सेलर्स फ्यू होने की वजह से सबको एक दूसरे की जो पॉलिसीज होती है वो पता चल जाती है, तो उनमें कोल्यूजन हो जाता है, थोड़ी थोड़ी फाइट्स हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन जो है ए, सिगरेट इंडस्ट्री जो है ओलिगोपोली का बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए देख लेंगे एक बार थोड़ा सा इसके बारे में भी। चलिए यहाँ पर अगर मैं आपको इसके बता देती हूँ फटाफट से, ओलिगोपोली के फीचर्स क्या है, इंटरडिपेंडेंस है फर्म्स में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्यू सेलर्स हैं, तो उनका जो है पॉलिसीज, जैसे एक कोई फर्म पॉलिसी बनाती है ऑटोमेटिकली बाकी सब में पता चल जाती है, ठीक है। एंट्री करने में बैरियर्स हैं, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है, सब अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ कोल्यूजन, क्योंकि हमें पॉलिसीज पता चल जाती हैं दूसरे फर्म्स की,
तो ऑटोमेटिकली जो है कोल्यूजन जो है वहां पे अराइज होने लग जाता है। ठीक है, चलिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वो इनकम जो मेरे पास इवेंचुअली है खर्चने के लिए, उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। हमें बताना है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इसमें से क्या है। ऑलवेज इक्वल टू पर्सनल इनकम, ऑलवेज मोर देन पर्सनल इनकम, इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड, इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जो पर्सनल इनकम हमने इवेंचुअली जनरेट की है उसमें से जब हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस जो हमने पे करने होते हैं उसके बाद जो हमारे पास इनकम बची है वो है हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। चलिए देख लीजिए एक बार, डिस्पोजेबल इनकम क्या है, जिसको हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम भी बोलते हैं, डीपीआई। वो अमाउंट है जो कि एक हाउस होल्ड के पास इवेंचुअली अवेलेबल है फॉर स्पेंडिंग एंड सेविंग आफ्टर इनकम टैक्सेस हैव बीन अकाउंटेड फॉर। मतलब इनकम टैक्स की जो भी पेमेंट है वो कर चुके हैं, उसके बाद जो इनकम बची है दैट इज डीपीआई, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। चलिए, a financial instrument is called a primary security if it represents the liability of, किसी वित्तीय उपकरण को प्राथमिक प्रतिभूति कहा जाता है यदि यह डैश की देयता का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या है इसका ऑप्शन देखेंगे, सम अल्टीमेट बोरोवर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अ प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक या कमर्शियल बैंक। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को प्राइमरी सिक्योरिटी तब बोलते हैं जब वो किसी अल्टीमेट बोरोवर के लिए एक लाइबिलिटी की तरह भी एक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी फैक्ट्री को खरीदा, मैंने वहां पे कोई अपना काम कर रही हूँ, मुझे लोन की जरूरत है, तो उसको मैं एज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक प्राइमरी सिक्योरिटी की तरह यूज कर सकती हूँ, लोन के लिए एक मॉर्टगेज रख के अपने लिए पैसा जनरेट कर सकती हूँ। तो वो कौन कर सकता है, जो इवेंचुअली उसका अल्टीमेट बोरोवर होगा, वही उसका जो जिसका एक्चुअली में वो प्रोडक्ट होगा उसी के लिए वो बेनिफिशियल है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इसीलिए हम लोग प्राइमरी सिक्योरिटी भी बोलते हैं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ने पे हम उसको कहीं पे यूज कर सकते हैं। चलिए सेम चीज यहाँ पे भी बताई गई है कि फॉर एग्जाम्पल अ फैक्ट्री फॉर विच यू हैव टेकन लोन एंड केप्ट दैट एज सिक्योरिटी, या फिर टेकन लोन फॉर अ कार एंड केप्ट दैट एज सिक्योरिटी। चीज क्लियर है। चलिए ओके, मल्टीप्लायर प्रोसेस इन इकोनॉमिक थ्योरी इज कन्वेंशनली टेकन टू मीन, जो हमारा मल्टीप्लायर प्रोसेस होता है, मल्टीप्लायर प्रोसेस का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल एक्स है, उसमें किसी तरीके का राइज हो गया है जिसकी वजह से कोई वेरिएबल वाई है उसमें भी राइज हो गया है। तो इन दोनों के बीच में जो राइज हुआ है वो कितने टाइम हुआ है वो कौन बताता है, वो बताता है मल्टीप्लायर। ठीक है, तो मल्टीप्लायर प्रोसेस इन इकोनॉमिक थ्योरीज कन्वेंशनली टेकन टू मीन, वो किस लिए हम लोग जो है यूज करते हैं, या आर्थिक सिद्धांत में पारंपरिक रूप से गुणक प्रक्रिया का अर्थ होता है द मैनर इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होने की वजह से किसी और फैक्टर, कितनी टाइम उसमें फर्क पड़ रहा है, वो है हमारा मल्टीप्लायर प्रोसेस। ये कन्वेंशनली बात कर रहे हैं, पुराने टाइम की बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे बता दिया है मैंने मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या होता है, एग्जाम्पल में देख लीजिए एक बार, देख लीजिए। Multiplier is a factor of proportionality that measures how much an endogenous variable exchanges in response to a change in exogenous variable। एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से इंटरनल फैक्टर में क्या फर्क है, या इंटरनल फैक्टर की वजह से एक्सटर्नल फैक्टर में क्या फर्क पड़ा है। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखिए, 1 यूनिट चेंज इन सम वेरिएबल x causes another variable y to change by m units। तो यहाँ पर जो m है वो क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लायर हो जाएगा कि कितने यूनिट से उसमें इंक्रीज या डिक्रीज आया है। चलिए अगला देखेंगे फटाफट से, इन पीपल्स इनकम ऑफ अ कंट्री, इफ पीपल्स इनकम ऑफ अ कंट्री इज डिनोटेड इन अ कर्व्ड लाइन स्पेस that it has increased, then what does it denote। अगर हम लोग लोगों की, पीपल की इनकम की बात करें और उसको कर्व्ड लाइन से डिनोट करते हैं तो उससे क्या पता चलता है, द इनकम इज इंक्रीजिंग, द इनकम इज डिक्रीजिंग, डिसिमिलैरिटी इज डिक्रीजिंग इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, या डिसिमिलैरिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज इंक्रीजिंग। तो क्या बताता है, वो बताता है कि जो डिसिमिलैरिटी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में वो बढ़ रहा है। देखिए सीधी सी बात है, इक्वालिटी की लाइन ये है, अगर वो इसका जो कर्व लाइन है वो ऐसा बहता बहता दूर तक जाई जा रहा है, इंक्रीज किए जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में सिमिलैरिटीज हैं या उनमें जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका मतलब है डिसिमिलैरिटी
इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे इसको हम लोग ये टर्म भी आ सकता है कि उस कर्व को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लॉरेंस कर्व बोलते हैं उसको। चलिए अगला देखेंगे, which among the following is not the outcome of decrease in prime lending rate। प्राइम lending rate में इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है जिसकी वजह से कमी नहीं आती है? To raise the bank loan, decline in saving rate, decline in productivity या increase demand for consumer goods। इनमें से किसकी वजह से प्राइम lending rate में फर्क नहीं आता है? किसकी वजह से नहीं आता है? वो आता है, किसकी वजह से नहीं आता है? वो है डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में कमी होने से प्राइम लैंडिंग रेट में कोई फर्क नहीं आता है। अब प्राइम लैंडिंग रेट क्या होता है? देखिए लैंडिंग रेट हम सबको पता है कि जिसपे बैंक जो है लोन्स प्रोवाइड करती है आम लोगों को। वाई प्राइम लैंडिंग रेट? इसको प्राइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी कंट्री के जो हाईटेक लोग होते हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये स्पेशल रेट्स जो है वो उन्हीं को ही दिए जाते हैं। तो इसका डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता है क्योंकि इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो पहले से ही बहुत ज्यादा होती है। चलिए देखेंगे यहाँ पे प्राइम लैंडिंग रेट या प्राइम रेट भी बोलते हैं इसको। ये एक टर्म है, अप्लाई की जाती है इन मेनी कंट्रीज टू अ रेफरेंस इंटरेस्ट रेट यूज बाय बैंक्स। ठीक है, ये क्यों करी जाती है? क्योंकि ये फेवर्ड कस्टमर्स को दी जाती है जिनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट नॉन कस्टम ड्यूटी ऑब्स्टेकल इन वर्ल्ड ट्रेड। तो सबसे पहले तो वही देखेंगे कि इसमें से कौन सी जो है वो नॉन कस्टम ड्यूटी थी। अगर वो नहीं होगी तो ऑब्स्टेकल भी फॉर श्योर नहीं होगी। यहाँ पे जो नॉट होता है क्वेश्चन में वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। नॉट का मतलब है कि आप उसका उल्टा करके देखेंगे, हैं वाले पॉइंट्स पे आप फोकस करेंगे। चलिए, क्वांटिफाई रिस्ट्रिक्शन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लेबर इन मैन्युफैक्चरिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी यूनिफॉर्मली या रिस्ट्रिक्शंस ऑन गुड्स क्वालिटी। देखिए सबसे पहली बात तो है नॉन कस्टम का मतलब है नॉन टैरिफ। ठीक है, नॉन टैरिफ होता है, कस्टम का मतलब है टैरिफ। तो यहाँ पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है सबसे पहले तो वो टैरिफ है, तो यहाँ पे जो है वो ये ऑटोमेटिकली टैरिफ का पार्ट है, तो वो नॉन कस्टम के लिए ऑब्स्टेकल कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी यूनिफॉर्मली जो है हमारा एक नॉन कस्टम ड्यूटी नहीं है, तो वो उसका ऑब्स्टेकल भी नहीं होगा। चलिए यहाँ पे सेम बात है, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है? इंपोर्ट कोटा, स्पेशल लाइसेंसेस, अनरीजनेबल स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ गुड्स, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एट कस्टम, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। मतलब जिसमें नॉन टैरिफ है, जहाँ पे टैक्सेस की बात नहीं है लेकिन फिर भी जो है हमारे लिए एक रुकावट पैदा कर रहा है, नॉन टैरिफ बैरियर्स है। चलिए, Which among the following has the least possibility of globalization? निम्न में से किसके वैश्वीकरण की संभावना सबसे कम है? Selection of labor force, location of capital works, to manage resources for investment या increase in infrastructure। इनमें से ग्लोबलाइजेशन की लीस्ट पॉसिबिलिटी, सबसे कम पॉसिबिलिटी किसकी है? तो वो किसकी है? लोकेशन ऑफ कैपिटल वर्क की, वह स्थान जहाँ पूंजी कार्य करती है वहां। इसका ग्लोबलाइजेशन में देखिए हर फैक्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लीस्ट पूछा गया, उसने नॉट नहीं पूछा है, लीस्ट पूछा है। लेबर फोर्स के हिसाब से देखिए ग्लोबलाइजेशन जरूर इफेक्ट करती है, रिसोर्सेज के हिसाब से जरूर करती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लीस्ट की अगर बात करें तो कैपिटल वर्क की जहां बात आ जाती है वहां पे थोड़ा लोकेशन, वह स्थान जहां पूंजी कार्य करती है, उसका थोड़ा लीस्ट पॉसिबिलिटी होती है ग्लोबलाइजेशन में। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का मतलब भी बता दिया है और आपको थोड़ा बहुत और डिटेल भी प्रोवाइड कर दिया गया है, इसको प्रॉपर्ली रीड करना है। चलिए, हाउ द इंटरेस्ट लेवल ऑफ अ कंट्री इज अफेक्टेड बाय एफडीआई। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन कंट्रीज हमारी कंट्री में बिना किसी रुकावट के इन्वेस्टमेंट जब करने लगती है तो वो क्या होती है? एफडीआई। हमारी एलपीजी जो पॉलिसीज होती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसकी वजह से एफडीआई जो हैं वो बेसिकली लॉन्च हुई थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो है स्टार्ट हुई थी। चलिए, एफडीआई जो है, हाउ द इंटरेस्ट लेवल ऑफ अ कंट्री इज अफेक्टेड बाय एफडीआई। एफडीआई की वजह से हमारी कंट्री के इंटरेस्ट लेवल पे क्या फर्क पड़ता है? ऑप्शंस है इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स अनअफेक्टेड या देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज। आपको बताना है, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट लेवल जो है डिक्रीज हो जाता है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि एफडीआई हो गया है तो इंटरेस्ट लेवल इंक्रीज होगा, नो। एफडीआई आने से जब एफडीआई बढ़ता है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बढ़ती हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी मनी सप्लाई
जो इन्वेस्टमेंट होगी उससे हमारी जो मनी सप्लाई है वो भी बढ़ जाती है। तो ऑटोमेटिकली जब मनी सप्लाई इतनी होती है तो इंटरेस्ट लेवल को बढ़ाकर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मनी सर्कुलेशन ही कंट्री में इतना ज्यादा होता है एफडीआई की वजह से, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट लेवल जो है वो कम हो जाता है। चलिए यहाँ पे वही चीज बता दी गई है कि एफडीआई इंक्रीजेस द मनी फ्लो इन द इकोनॉमी दस रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट्स। इतनी चीज क्लियर है। चलिए अगला देखेंगे, in which of the following market forms a firm does not exercise control over price। मैं आपको बहुत बार perfect competition imperfect competition explain कर चुकी हूँ। a firm does not exercise control over price, मैंने आपको बताया था कि perfect competition जो है वो price टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है, तो उनके पास जो है प्राइस के ऊपर किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, चलिए इजी है, सिंपल है ये क्वेश्चन। अ परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट इन विच बायर्स एंड सेलर्स आर सो न्यूमरस एंड वेल इन्फॉर्म्ड कि अगर वो थोड़ा सा भी कोशिश करते हैं तो उनको जो है फर्म लोग अपने आप से उनका प्रोडक्ट खरीदने की बजाय किसी और का खरीदने लग जाते हैं। चलिए, कैपिटल आउटपुट रेशियो ऑफ अ कमोडिटी मेजर्स, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या बताती है, क्विक रिविजन क्या बताती है, वो आपको बताना है। वो बताती है द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक जरा से कैपिटल इन्वेस्ट करने पर आउटपुट, जो पर यूनिट ऑफ आउटपुट है वो कितना आता है, वो बताता है आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो। चलिए, डिमांड ऑफ कमोडिटी मेनली डिपेंड्स ऑन, किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी परचेजिंग बिल पर, परचेजिंग पावर पर, टैक्स पॉलिसीज पर या एडवर्टाइजमेंट्स पर। जो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी है, चाहे जितनी मर्जी एडवर्टाइजमेंट अच्छी हो, आपकी टैक्स पॉलिसीज कैसी भी हो, अगर आपके पास उसको खरीदने की शक्ति नहीं है, आपकी क्रय शक्ति नहीं है, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप वो कैसे किसी कमोडिटी की डिमांड जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी जो है इवेंचुअली आपकी परचेजिंग पावर पर डिपेंड करती है। चलिए यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन विच एन इंडिविजुअल डिमांड डिपेंड्स। किस किस पे डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम, पर्सन की टेस्ट एंड हैबिट्स पे, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स क्या हैं और उनके रिलेटिव प्राइसेस क्या हैं, और कंज्यूमर की इन फ्यूचर जो है एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि किसी और प्रोडक्ट की प्राइस में या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस में कोई चेंज तो नहीं आने वाला है। तो इसके ऊपर भी जो है एक इंडिविजुअल की डिमांड डिपेंड करती है। बैंक रेट इज दैट रेट ऑन विच क्विक रिवीजन, किस पे डिपेंड करती है, जब सेंट्रल बैंक जो है हमारा आरबीआई वो लेंड करती है मनी टू कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स को जब आरबीआई प्रोवाइड करती है मनी तो उसको बोलते हैं बैंक रेट। मैंने आपको कल और भी रेट्स जो है बताए हैं और आने वाली वीडियोस में भी हम करने वाले हैं। चैनल के साथ बने रहना है और फटाफट से वीडियो को शेयर करना है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। कल की ही वीडियो में मैंने आपसे जो है शेयर किया था कि जे एम कीन्स जो है वो सबसे पहली बात तो एक नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने जो है ज्यादातर जो अपनी थियोरीज दी हैं वो मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर दी हैं। तो बाकी सारे डेविड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल या थॉमस मेल्थस जो है ये सारे हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब ज्यादा पिछले टाइम के इकोनॉमिस्ट हैं। जो जे एम कीन्स जो है वो हमारे नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। चलिए, long term funds in the capital market can be raised either by borrowing from certain institutions or through, पूंजी बाजार में दीर्घकालीन निधियों को या तो कुछ संस्थानों से ऋण लेकर या फिर डैश के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। वेरी इजी, हम लोग इसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं इशू ऑफ सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों जारी करके हम लोग जो है अपने लॉन्ग टर्म फंड्स को जो है रेज कर सकते हैं या अपने लॉन्ग टर्म फंड्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाउ फार डज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है हमारा EEZ जो होता है ऑफ अ कंट्री एक्सटेंड फ्रॉम हर कोस्ट। आपको बताना है किसी देश का विशेष आर्थिक क्षेत्र इसके तट से कितनी दूरी तक होता है। ऑप्शन है आपके पास 120 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, 370 किलोमीटर या 420 किलोमीटर। ठीक है, कितना होता है, वैसे अगर हम लोग बात करें तो वो होता है 200
नॉटिकल माइल, आपको इस फॉर्म में भी आ सकता है, लेकिन अगर जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर्स में तो वो बन जाता है आपका 370 किलोमीटर्स। तो आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए कि हो सकता है आपको इस फॉर्म में पूछ ले, इस फॉर्म में भी आपको ऑप्शन में दिए हो सकते हैं और इस फॉर्म में भी दिया हो सकता है। 370 200 नॉटिकल माइल्स, जिसको कन्वर्ट करने पे वो बन जाता है 370 किलोमीटर्स। इतनी चीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज नेशनल डेट, इनमें से किसको हम लोग राष्ट्रीय ऋण नहीं मानते हैं? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज या प्रोविडेंट फंड। क्विक रिविजन है ये, किसको नहीं मानते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसीज को हम लोग जो है नेशनल डेट नहीं मानते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर हमें टैक्स रिबेट्स भी देती है। आप सबको पता होगा इंश्योरेंस पॉलिसी जो है हम लोग अपने इनकम टैक्स में शो करते हैं हमेशा। द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ रियल वेज इज, रियल वेज का मेन डिटर्मिनेंट क्या होता है? वास्तविक मजदूरी। क्या है उसका? ऑप्शन है आपके पास, एक्स्ट्रा अर्निंग, नेचर ऑफ वर्क, प्रमोशन प्रोस्पेक्ट या परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो मेन डिटर्मिनेंट क्या है? परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो रियल वेज जो है इवेंचुअली कंसीडर किया जाता है। जो एक वेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉमिनल वेज। और जो रियल वेज क्या होता है कि एक्चुअली में जो हम मार्केट जाके हम लोग कितना प्रोडक्ट जो है खरीद पा रहे हैं, दैट इज हमारा रियल वेज। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है यहाँ इसका मेन डिटर्मिनेंट है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शंस है, इम्प्यूटेड रेंट ऑन ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मेकिंग न्यू ब्रिजेस, विनिंग अ लॉटरी या कमीशन पे टू एन एजेंट फॉर सेल ऑफ हाउस। तो हम लोग बहुत सिंपल है, विनिंग अ लॉटरी जो होती है, लॉटरी जीतना, इसको अपनी नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते हैं, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अभी बात की है इसी वीडियो में, फटाफट से आपको आंसर करना है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कौन सी इनकम है? वो इनकम जिसमें से जो हमारी पर्सनल इनकम है उसमें से हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, तो वो हमारे बन जाती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब जिस पैसे को हम एट लास्ट खर्च कर सकते हैं हमारे इनकम टैक्स पे करने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। Who prepared the first estimate of national income for the country? देश के राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया? एक बिल्कुल स्टैटिक इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये। किसने किया था? स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, नेशनल इनकम कमेटी ने, दादा भाई नेओरजी ने या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO ने? आपको बताना है फर्स्ट एस्टिमेट किसने किया था। जो हमारा फर्स्ट एस्टिमेट है वो किया था ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग इन अ केमिस्ट शॉप इज एन एग्जांपल ऑफ, दवाई दुकान में इस्तेमाल किया जा रहा रेफ्रिजरेटर किसका उदाहरण है? ऑप्शन है आपके पास, फ्री गुड, फाइनल गुड, प्रोड्यूसर्स गुड या इंफीरियर गुड। किसका पार्ट है? वेरी सिंपल, जो रेफ्रिजरेटर ऑलरेडी बन चुका है और यूज होना भी स्टार्ट हो चुका है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल गुड। चलिए, कंज्यूमर गुड या फाइनल गुड वो कमोडिटी है जो प्रोड्यूस हो चुकी है, कंज्यूम करी जा रही है बाय कंज्यूमर, ताकि वो अपने नीड्स, किसको? अपने नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। इतनी चीज क्लियर है। चलिए, डिसइन्वेस्टमेंट से वो आपसे कह रहे हैं विनिवेश है, उसका मीनिंग है ऑफलोडिंग ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज टू गवर्नमेंट, ऑफलोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट या क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस कंसर्न। डिसइन्वेस्टमेंट कब होता है? जब हमारी सरकार अपने शेयर्स जो है प्राइवेट कंपनीज को बेचना स्टार्ट कर देती है। ऑफलोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज, वो होता है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। चलिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दी गई है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट है एक्शन है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट सेलिंग और लिक्विडेटिंग एन एसेट और सब्सिडरी। इतनी चीज क्लियर है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, निम्न में से कौन एक विकासात्मक व्यय है? इरिगेशन एक्सपेंडिचर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डेट सर्विसेज या ग्रांट इन एड। इनमें से कौन एक डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है? वो है हमारा इरिगेशन एक्सपेंडिचर। इतनी चीज क्लियर है। चलिए, when average cost of production falls,
मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी, जब औसत लागत उत्पादन कम हो जाता है तो उत्पादन का सीमांत लागत उस पर क्या फर्क पड़ेगा, राइजिंग, फॉलिंग, ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट या लेस देन एवरेज कॉस्ट, आपको ये बताना है। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट तो अगर फॉल कर रहा है तो एवरेज कॉस्ट अगर फॉल कर रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट भी फॉर श्योर साथ में फॉल ही कर रहा होगा, लेकिन वो जो है लेस देन एवरेज कॉस्ट जो है वो औसत लागत से कम फॉल करता है। वो देखिए सबसे पहली बात तो जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो डिपेंड क्या करता है, टोटल कॉस्ट पे, क्योंकि हम लोगों ने एक एडिशनल कोई चीज करने की वजह से हमारी टोटल कॉस्ट में क्या एडिशनल फर्क आया वो बताता है मार्जिनल कॉस्ट। तो फॉल तो दोनों चीजें ही करती हैं, लेकिन उससे लेस देन मतलब उससे थोड़ी कम स्पीड में जो है वो फॉल करता है। चलिए ये देखिए फॉल तो दोनों चीजें करती हैं, लेकिन जो है इसकी इंटेंसिटी, इसका जो रेट होता है वो कम होता है, तभी वो उसके पीछे साइड पे होता है, और एवरेज कॉस्ट हमेशा हमेशा आगे की साइड को डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। चलिए ग्रीन बैंकिंग मीन्स, हरित बैंकिंग का अर्थ है development of forestry by banks, financing of environmental friendly projects by banks, financing of irrigation projects by banks या none of the above। ग्रीन बैंकिंग क्या होती है, ग्रीन बैंकिंग होती है हमारी ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंसिंग ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बाय बैंक्स। जब बैंक जो है अपना पैसा लगाती है किसमें, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में लगाती है। इतनी चीज क्लियर है। चलिए Which one of the following is not a quantitative credit control technique? निम्न में से कौन साख नियंत्रण की एक मात्रात्मक तकनीक नहीं है, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम CRR बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, या इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग डिपॉजिट। क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक, देखिए क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए या तो बैंक रेट RBI बढ़ा देगा ताकि कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम रहे, ठीक है, बैंक रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक्स को भी इवेंचुअली अपना आगे का जो लेंडिंग रेट होता है उसको बढ़ाना पड़ता है। कैश रिजर्व रेशियो, बैंक को जो है कमर्शियल बैंक को अगर ज्यादा पैसा होल्ड करके रखना पड़ेगा तो वो आगे सप्लाई भी कम करेगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी सेम होती है कि उनको लिक्विड अमाउंट में कितने पैसे बैंक्स को अपने पास रखने हैं। इंटरेस्ट सेविंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से वो किसी तरीके से क्रेडिट मनी सप्लाई को कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन है डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ए को तो सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही थी, मेन जो है यहाँ पे डी है हमारा करेक्ट आंसर है कि क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक इसमें से कौन सी नहीं है, वो बैंक रेट बिल्कुल है, कैश रिजर्व रेशियो बिल्कुल है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बिल्कुल है। तो यहाँ पे जो है इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग डिपॉजिट हमारा क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है, good money derives bad money out of circulation, bad money derives good money out of circulation, good and bad money cannot circulate together, या cannot say। चलिए यहाँ पे आपको एक क्विक रिवीजन हो जाएगा क्योंकि मैंने एक उल्टा करके आपसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है अपनी पहली वीडियोस में। वहां पे मैंने आपसे पूछा था कि ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, एक लॉ है, उसके हिसाब से स्टेटमेंट है कि जो बैड मनी है वो गुड मनी को हमेशा सर्कुलेशन से बाहर निकाल देता है। इतनी चीज क्लियर है। मैंने आपको पहले ये चीज पूछ रखी कि ये एक स्टेटमेंट है, आपको बताना था वो कौन से पर्टिकुलर लॉ में कही गई है। वो कही गई है कि बैड मनी जो है गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर निकाल देती है। और ये किसने बोला था, ये बोला था ग्रेशम्स लॉ में, ये चीज बताई गई है ग्रेशम लॉ में। उसने बोला कि अगर दो कॉइन्स है या दो पर्टिकुलर आइटम है या मनी है जिसकी फेस वैल्यू बिल्कुल सेम है, लेकिन एक गुड मनी है एक बैड मनी है, तो लोग क्या करते हैं, गुड मनी को होल्ड करके रख लेते हैं, अपने पास रोक के रख लेते हैं, जिसकी वजह से बैड मनी जो है पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेट करता है और गुड मनी जो है वो कंप्लीटली सर्कुलेशन से बाहर हो जाता है। ये किसमें बताया है, ग्रेशम्स लॉ में बताया गया। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है कि बैड मनी डिराइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू, मुद्रा का अवमूल्यन किसकी वजह बनता है, एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपेंशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, या ऑल ऑफ द अबव। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव। मतलब देखिए सबसे पहले तो डीवैल्यूएशन की वजह से हम लोग एक्सपोर्ट्स बढ़ा देते हैं, इंपोर्ट को रोक लेते हैं, और जो है इंपोर्ट के जो हमारे ऑप्शंस होते हैं उनकी सब्स्टिट्यूशंस को हम लोग एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ, अगर हम लोग चीनी मंगवा रहे थे तो हम लोग क्या करेंगे, अब वो चीनी है डीवैल्यूएशन की वजह से महंगी हो गई है, हम लोगों को नहीं मंगवानी, तो हम लोग क्या करेंगे,
चीनी की प्रोडक्शन जो है अपनी कंट्री में बढ़ाने की कोशिश करेंगे या उसका कुछ सब्स्टिट्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। ये जस्ट एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का 200 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज के। चलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है सब एक सब्जेक्ट है, किसका पार्ट है बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग? यूनियन लिस्ट का, स्टेट लिस्ट का, कॉन्करेंट लिस्ट का, या अनस्पेसिफाइड है या किसी भी स्पेशल लिस्ट में वो नहीं आता है? चलिए जल्दी से बताना है इकोनॉमिक प्लानिंग किसका पार्ट है। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो हमारी यूनियन लिस्ट का पार्ट है। इकोनॉमिक प्लानिंग, इतनी चीज क्लियर है? यूनियन लिस्ट का हमारा वो पार्ट है, मतलब सेंटर का बेसिकली वो पार्ट है। पर यहाँ पर जो चीज ध्यान देने की वो ये है कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है अब हम लोग उसको नो मोर वी नो इट एज इकोनॉमिक प्लानिंग, अब हम लोग उसको जानते हैं एज नीति आयोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये चीज पता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है अब वो एग्जिस्ट नहीं करती है, अब हम उसको जानते हैं एज नीति आयोग। चलिए इसके साथ हमारा आज का जो है सीरीज खत्म हुआ है। आज जो था हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, 250 क्वेश्चन जो है हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है। आपको बस इतना काम करना है कि इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कहीं कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और खुश रहना है, दैट्स इट। और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर भी करना है। चलिए आई विल सी यू टुमारो इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक अच्छे से पढ़िए। चलिए थैंक यू सो मच।